लास्ट हमने जो टॉपिक किया था दैट वाज CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसको यूजेस वगैरह, उसके हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ी। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है जी टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कि हमने एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है एंड दैट कॉइल विल रोटेट ड्यू टू द फोर्स, वही फोर्स जो आपने पढ़ी थी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक आप कॉइल को रखें या कंडक्टर को रखें ना तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। सेम ऐसे का कुछ यहाँ पर भी होगा। लेट स्टार्ट, देखते हैं कि किस तरह। सपोज हमारे पास एक कॉइल है, फर्स्ट यूँ करके एक कॉइल है जी। इस कॉइल को हमने करंट प्रोवाइड करने के लिए ये दो कनेक्शन वायर्स लगा रखी हैं। अब इस वायर इसको हम इसके दोनों तरफ हम लगा देंगे साथ एक मैग्नेट। कॉइल को हमने करंट प्रोवाइड करने के लिए दो इनपुट टर्मिनल्स करंट के लिए वो ऊपर रख दिए हैं। उसके बाद अब इस कॉइल के साइड्स पर हमने अप्लाई करना है एक मैग्नेटिक फील्ड। दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा सकता है। नंबर वन, रेडियल भी। रेडियल का मतलब कि आपने कनकेव टाइप आपने मैग्नेट यूज़ करना है जस्ट लाइक दिस, या फिर स्ट्रेट मैग्नेट यूज़ कर लें तब भी ठीक है, मसला तब भी नहीं है। तो यहाँ पर ये होगी कॉइल, कॉइल की साइड है ये A, ये पॉइंट B, इधर C और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं D का। नेक्स्ट हमने कॉइल के दोनों साइड्स पर लगा रखा है मैग्नेट। एक तरफ है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक तरफ है मैग्नेट का साउथ पोल। यहाँ हम लगा देते हैं जी मैग्नेट का नॉर्थ पोल। दूसरी तरफ यहाँ पर इस साइड पर है जी मैग्नेट का साउथ पोल। ये आ गया जी मैग्नेट का साउथ पोल, और इस साइड पर ये मैग्नेट का है जी दिस इज़ द नॉर्थ पोल। असल में ये नॉर्थ और साउथ याद रखिएगा दो अलग अलग तो नहीं होते, मैंने आपको पहले भी बताया ये दोनों अलग अलग नहीं होते। सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम अपनी नोटेशन के लिए इस बात को यूज़ करते हैं कि ये जो आपने नॉर्थ और साउथ रखे हैं आप यूँ कंसिडर कर लें कि ये मैग्नेट की शेप यू शेप मैग्नेट है कुछ यूँ, तो यहाँ पर यूँ हाफ है, ये नॉर्थ है ये साउथ है और दरमियान में कॉइल पड़ी है। हम इस तरह का असल में इस सेटअप को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से इनकी डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस B, ठीक हो गया ना कुछ नहीं। नेक्स्ट अब ये होगा करंट आ गया। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट आप यूँ कंसिडर करें कि यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, करंट यहाँ से होता हुआ इस साइड से यहाँ से और यहाँ पर उसका एग्जिट। जो करंट की अमाउंट टोटल फ्लो करी है वो है I। जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ B। ये कॉइल जब रोटेट करेगी, दिस कॉइल विल रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ। अगर वो सर्कुलर ट्रैक पे रोटेट करे तो इसका यहाँ से ये जो रेडियस है बिल्कुल सेंटर से यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम बिल्कुल सेंटर से लाइन ड्रॉ करें तो अब इसका सर्कल के अंदर जब रोटेट करेगी तो इसका रेडियस भी होगा, क्योंकि इसने रोटेट करना है अपने एक्सिस के इर्द-गिर्द। तो यहाँ पर उसका रेडियस, इस रेडियस को हम नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस रेडियस इज R। अब रोटेट कैसे करेगी वो सीख। दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। एक स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, करंट पास कर रहा है, तो इसके ऊपर हम ये यूज़ करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इस टॉपिक को हमने कुछ यूँ पढ़ा था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल्स टू I/L क्रॉस B, और इसको हमने कहा था F इज इक्वल टू I/L/B साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब जब इस पूरे कॉइल के अंदर टोटल कितनी साइड्स हैं, 4, तो चारों साइड्स पर फोर्स एक्ट होगी। देख लेंगे चारों साइड्स पर फोर्स की अमाउंट कितनी होगी। ये जो साइड AB और DC हैं यहाँ पर फोर्स की अमाउंट हमें 0 मिल रही होगी, और यहाँ पर AD और साइड CB के ऊपर हमें फोर्स की अमाउंट कुछ ना कुछ ज़रूर मिल रही होगी। हम उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और उसी फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट वो फोर्स किस तरह से आपने फाइंड करनी है। फोर्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू I/L क्रॉस B।
अगर हम यहाँ पर ये यूज़ करें तो इस साइड पर ये फोर्स एक्ट करती है। लेट्स स्टार्ट, हम प्रूफ पूरा कर लेते हैं इसका कि फोर्स ऑन द साइड AD साइड पर कितनी फोर्स होगी। AD साइड के ऊपर फोर्स के लिए फॉर्मूला है ILB साइन ऑफ एंगल थीटा, और यहाँ पर अगर हम थीटा देखें L और B के दरमियान में लेंथ अपवर्ड है, ये लेंथ है इसकी ना, ये जो आपने लेंथ बनाई है कॉइल की दैट इज लेंथ L, और B की डायरेक्शन कुछ यूँ, तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना है, बोथ आर परपेंडिकुलर लेंथ, और इस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों में एंगल 90, तो फोर्स ऑन द साइड AD विल बी इक्वल टू ILB साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री साइन 91, FAD इज इक्वल्स टू IL एंड B। इसका मतलब साइड AD के ऊपर फोर्स कितनी होगी, ILB। नेक्स्ट आ जाते हैं जी साइड CB के ऊपर, फोर्स ऑन द साइड CB। साइड CB के ऊपर भी फोर्स का यही फॉर्मूला होगा ILB साइन ऑफ एंगल थीटा, FCB इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ एंगल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, लेंथ कंडक्टर की उसी तरह, तो दोनों के दरमियान में एंगल फिर से कितना हो गया 90, सो FCB इज इक्वल्स टू ILB। नेक्स्ट अब हमने साइड AB साइड DC के लिए फोर्स की वैल्यू फाइंड करती हैं। लेट्स स्टार्ट, अगर हम साइड F फोर्स ऑन द साइड AB करें, फॉर्मूला होगा ILB साइन ऑफ एंगल थीटा, F इज इक्वल्स टू FAB इज इक्वल्स टू ILB साइन, और अब हमने पुट करना है एंगल। गौर से देखिएगा, ये लेंथ है और इसी के पैरेलल B की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो B है वो, तो अब दोनों की चूंकि डायरेक्शन सेम है, बोथ आर पैरेलल, then what will be the value of angle theta? That will be equal to 0 degree. Angle theta कितना होगा 0, because length of the conductor is parallel to the length is parallel to the magnetic field strength. जब ये दोनों चीज़ें पैरेलल होंगी, हम यहाँ पर पुट करेंगे साइन ऑफ एंगल 0, साइन 0 0, FAB will be equal to 0. So because sin 0 0. नेक्स्ट साइड DC, यहाँ पर फोर्स फाइंड करें तो फोर्स ऑन द साइड DC विल बी इक्वल टू I करंट लेंथ ऑफ द कंडक्टर B साइन ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पर भी वही बिल्कुल वही सिचुएशन है जिस तरह साइड AB पर थी, तो आप यहाँ पर भी पुट करेंगे साइन ऑफ 0। लेंथ को हमने कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया, तो आप यहाँ पर कैपिटल L लेंथ के लिए लिख लें, करंट के लिए आया है सर। नेक्स्ट यहाँ पर इस 0 को सॉल्व करें, साइन 0 तो ये 0 हो जाएगा, F फोर्स ऑन द साइड DC विल बी इक्वल टू 0। तो हमने चारों साइड्स पर फोर्स निकाल ली, एक तरफ ILB है, दूसरी तरफ भी ILB, एक तरफ 0 और लास्ट साइड पर भी 0। नाउ व्हाट विल बी द टोटल फोर्स? टोटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू, F शुड बी इक्वल टू FAD प्लस FCB प्लस FAB 0, FAB प्लस FDC, इन सबको यहाँ पर पुट करके फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा 2ILB, डबल होगी फोर्स। नेक्स्ट अब आ गई फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टॉर्क का फॉर्मूला, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल क्या स्टेट करता था, हमने राइट हैंड रूल में यूँ पढ़ा था, आप यहाँ पर दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं बच्चों, राइट हैंड रूल भी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लें, राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, राइट हैंड बिजी है तो लेफ्ट हैंड रूल पे अगर चलें, तो हमने कहा था कि मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में होगी, दिस फिंगर फोर बी इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ करंट सॉरी, और 4F विथ हम आपको बताएगा फोर्स, ये करंट
ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दिस वन विल टेल अबाउट द फोर्स। तो अगर मैं यूँ रखूँ मैग्नेटिक फील्ड करंट अपवर्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में और थंब की डायरेक्शन किधर होगी, इनटू द मैग्नेटिक, इनटू द प्लेन। तो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस, फिर सुन लें, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में है, फोर फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑटोमेटिकली। सो करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा, फिंगर अपवर्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन किधर आ रही है, इनटू द पेपर। एंड व्हेन द फोर्स इज इनटू द पेपर वी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग अ क्रॉस। हम एक क्रॉस ड्रॉ कर लें कि ये फोर्स हमसे अवे लग रही है। दूसरे एंड पर आ जाए, दूसरे एंड पर करंट की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, अपनी डायरेक्शन में फोर्स किधर लग रही है, आउटवर्ड टुवर्ड्स यू। और जब ये हमारी तरफ फोर्स एक्ट कर रही है तो हम यहाँ पर लगा देंगे डॉट। अब ये दोनों फोर्सेस मिलकर कर क्या रही हैं, ये दोनों फोर्सेस मिलकर इस कॉइल को रोटेट करवा रही हैं। एंड व्हेनेवर देयर इज अ टर्निंग इफेक्ट वी कॉल इट एज टॉर्क, कि जब कभी भी टर्निंग इफेक्ट हो तो हम इसे टॉर्क का नाम देते हैं। सो दिस टर्निंग इफेक्ट शुड बी इक्वल टू टॉर्क, एंड टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। कि ये जो टर्निंग इफेक्ट है ये फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर दोनों की वैल्यूज पुट करें टॉर्क फाइंड करने के लिए। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा इसको पहले ओपन भी कर लेते हैं। फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म, एफ क्रॉस मूवमेंट आर्म के लिए मैं सिंबल यूज़ कर देता हूँ, वक्ती तौर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एम। मूवमेंट आर्म के लिए मैंने सिंबल क्या यूज़ किया, एम। तो इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ एफ एम साइन ऑफ एंगल थीटा। बुक पे अल्फा है, डजेंट मैटर, थीटा अल्फा जो मर्जी एंगल रख लें, डजेंट मैटर। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट अब हमने इस मूवमेंट आर्म को फाइंड करना है, ये कितना है। ये मूवमेंट आर्म होता क्या है, मूवमेंट आर्म होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आए समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। सपोज हमारे पास एक स्पैनर है, इस स्पैनर की मदद से हम किसी नट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ये हमारे पास है जी स्पैनर। इस स्पैनर की मदद से हमने किसी नट पे फोर्स लगानी है। अब फोर्स लगने के नतीजे में नट किस तरह से मूव करेगा, ऑब्वियसली नट रोटेट करता है, हमें इस बात का पता है कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो नट रोटेट करता है। तो अगर उसको हम ड्रॉ करें, ये है वो बीच में कोई नट पड़ा है। अब हम फोर्स कहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, दिस पॉइंट विल बी, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जबकि बॉडी रोटेट किस तरह करेगा, बॉडी रोटेट करेगा इस पॉइंट के इर्द गिर्द, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो पॉइंट जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और जिस पॉइंट के इर्द बॉडी रोटेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है वहाँ से लेकर मूवमेंट आर्म तक, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। यहाँ पर देखते हैं कि ये मूवमेंट आर्म कितना है। यहीं पर आपने कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखें, ये है इस कॉइल का सेंटर, जिस पॉइंट के इर्द गिर्द इस कॉइल ने रोटेट करना है। अगर ये कॉइल इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है तो कॉइल का जो रेडियस है वो कॉइल का मूवमेंट आर्म होगा। क्यों? ये है इस यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे देखूँ तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
बॉडी रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द, और जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके बिल्कुल सेंटर पे जो लाइन है वो है, ये है जी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो द डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में डिस्टेंस क्या कहलाता है जी, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। और अगर हम इसको रिप्लेस करें आर से, मतलब इस मूवमेंट आर्म को किससे रिप्लेस करें, आर से, और इस एफ को हम रिप्लेस करें 2ILB से, देन द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी रिटन एज टॉर्क विल बी इक्वल टू एफ की जगह मैं पुट कर रहा हूं 2ILB। क्यों? क्योंकि दो फोर्सेज एक्ट कर रही है ना, एक यहां पर एक यहां पर, एक कर रही है आउट ऑफ द पेपर, एक कर रही है इनटू द प्लेन। ठीक है, यहां पर इनटू द प्लेन, यहां पर आउट ऑफ द पेपर, दो फोर्सेज हैं तो दोनों को उस तरह से डील करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस फोर्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं 2ILB। नेक्स्ट यहां पर हमने पुट करना है मूवमेंट आर्म। व्हाट इज मूवमेंट आर्म? मूवमेंट आर्म इज R एंड नेक्स्ट इज साइन ऑफ एंगल थीटा। अभी जिस तरह की सिचुएशन कॉइल आपके सामने है, यहां पर मैं कंसिडर कर लेता हूं दिस थीटा इज 90 डिग्री, साइन 91। मैं मैक्सिमम टॉर्क की बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क तब होता है व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मूवमेंट आर्म इज 90 डिग्री। सो मैं मैक्सिमम टॉर्क के लिए बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉर्क मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ILB R sin of 90 डिग्री एंड sin 90 विल बी इक्वल टू 1। और बच्चों नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 और R को कंबाइन कर रहा हूँ, उसकी भी एक सिग्निफिकेंस है। टॉर्क मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ILB 2 into R, और sin 90 मैंने नहीं लिखा बिकॉज sin 90 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 2R कितना होगा, डायग्राम से देखते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस है R, इतना ही डिस्टेंस आगे कितना है R, इन दोनों को मिला लें तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2R। यहाँ तक ये डिस्टेंस भी R, ठीक है, सेंटर तक। पॉइंट A से लेकर इस पॉइंट को O नाम दे दें, ये भी R है रेडियस इस फोर्स के। O से B तक ये फोर्स, इसके लिए भी यहाँ पर ये रेडियस। तो अब कितने रेडियस हो गए, 2। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लूँ, व्हाट विल बी दिस विल बी द विड्थ ऑफ द कॉइल। ये कॉइल की लेंथ है, ये कॉइल की ब्रेथ, विड्थ आ गई उसकी। तो 2R किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ द कॉइल। और अगर इस विड्थ के लिए मैं लिखूं तो T मैक्सिमम विल बी इक्वल टू टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू ILB इंटू विड्थ। मैं यहाँ पर विड्थ पुट कर रहा हूँ तो इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ IB और L, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2R मतलब विड्थ, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ किसकी इक्वल होता है, एरिया। तो मतलब लेंथ और ये क्या चीज़ है, विड्थ 2R, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो इसको मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ IBA। मैंने IBA क्यों पुट किया, क्योंकि ये लेंथ है और 2R क्या चीज़ है, इट इज़ द विड्थ ऑफ द कॉइल, ब्रेथ ऑफ द कॉइल। विड्थ और लेंथ जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द कॉइल। ये साइड लेंथ, ये साइड ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई करें एरिया। ये फॉर्मूला तब है व्हेन यू आर यूजिंग वन कॉइल। अब हम एक से ज़्यादा कॉइल्स भी तो रख सकते हैं, जस्ट लाइक एज वी डिड इन सोलेनॉइड, एक से ज़्यादा लूप्स बना लिए एंड वी रिप्रेजेंटेड इट विद n नंबर ऑफ लूप्स। जितने ज़्यादा लूप्स होंगे फोर्स उतनी ज़्यादा हो जाएगी। सो टॉर्क के केस में मैं ये कह देता हूँ दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू NIBA, where n is number of turns, I is the current flowing through the coil, B is the magnetic field strength, A is the area of the coil। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं इस टॉर्क की बात करूं तो मैं कह सकता हूं टॉर्क कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टॉर्क किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो टॉर्क डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। टॉर्क डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स के साथ रिलेशन कौन सा टॉर्क का, डायरेक्ट।
टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, दिस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा कॉइल में टर्निंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, बिकॉज व्हेन द फोर्स विल इंक्रीज the current will increase, the force acting on it will also increase. So next is magnetic field strength. जितना strong magnetic field होगा उतना ज़्यादा torque produce होगा. So this torque is directly proportional to magnetic field strength. सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉइल पड़ी, वायर पड़ी है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, दूसरे एंड पर आपने साउथ पोल रखा है. Why there is a force on this current carrying coil? किस करंट कैरिंग कॉइल पे आखिर फोर्स लगी क्यों रही है, ये फोर्स का ओरिजिन क्या है? तो इस फोर्स का ओरिजिन यूं है कि ये है वो कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रहा है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेट पड़े हैं. तो जब किसी वायर में से करंट पास करता है तो उस वायर के इर्द गिर्द क्या होता है? देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड करंट पासेस थ्रू अ कॉइल, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. अब कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए? दो. एक जो इस करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो इस करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो इस नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से है. इस दूसरे को मैं नाम दे देता हूँ बी डैश. तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान में फोर्स होगी, इधर इट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन और द अट्रैक्शन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. कि अगर करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो सपोज अट्रैक्शन की फोर्स है, तो जब करंट डाउनवर्ड फ्लो करेगा तो इट विल बी ऑब्वियस दैट देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स. सो ये फोर्स का ओरिजिन क्या है? दो मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड तो परमानेंट मैग्नेट का है जो नॉर्थ और साउथ साइड्स पे पड़े, और एक मैग्नेटिक फील्ड किस चीज़ का है? उस करंट का है जो वहाँ पर बीच में फ्लो कर रहा है. अब देखें ना, टॉर्क करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर क्यों है? क्योंकि अगर आप ज़्यादा करंट पास करवाएंगे देयर विल बी अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कॉइल. तो इस वायर के इर्द जब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, व्हाट विल हैपन? टॉर्क ज़्यादा एक्ट करेगा, क्योंकि इस मैग्नेट और इस वायर के दरमियान में इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? एक वायर करंट लेके जा रही है, उस पर फोर्स लग रही है. दो लेकर जाएंगी तो डबल हो जाएगी, तीन लेकर जाएंगी तो ट्रिपल हो जाएगी, एंड सो ऑन. सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न. टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. व्हाई इज दिस सो? छोटा मैग्नेट होगा ना तो ये मैग्नेट कम फोर्स लगाएगा वायर. अब बड़ा मैग्नेट कर देंगे ना तो वायर पे ज़्यादा फोर्स लगेगी. सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, ये बी कौन सा है? ये बी करंट का नहीं है, करंट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं है. ये बी इस एक्सटर्नल मैग्नेट की, इस परमानेंट मैग्नेट की बात करूँ. नेक्स्ट इज ए, एरिया ऑफ द कॉइल. सो ग्रेटर द एरिया ऑफ द कॉइल, ग्रेटर विल बी द टॉर्क. टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कॉइल. अभी एक चीज़ रहती है, वो भी फैक्टर डिपेंड करता है. अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे देयर इज एन एंगल विच इज़ 90 डिग्री, सो वी विल से दिस इट इज़ मैक्सिमम टॉर्क. व्हाट इफ द एंगल इज समथिंग एल्स अदर देन 90? अदर देन 90 हो तो फिर क्या सिचुएशन होगी? तो अब मैं ज़रा इसको टॉप व्यू से आपको शो करता हूँ कि ये कॉइल आपको कैसे नज़र आएगी. टॉप व्यू शो करने का मतलब है अब आप इस कॉइल को ऊपर से देख रहे हैं तो ये कॉइल आपको कैसे नज़र आएगी? ये कॉइल आपको कुछ यूँ नज़र आएगी. यहाँ पर हमारे पास ये आ गया मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इस साइड पर हमारे पास आ गया मैग्नेट का साउथ पोल, दरमियान में एक कॉइल है, और दरमियान में वो जो कॉइल है जब आप उसको टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ नज़र आएगी यूँ. ठीक है, आप इसी कॉइल को ऊपर से देख रहे हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल. तो यहाँ पर जब आप एंगल ड्रॉ करेंगे तो एंगल आपके पास आपने देखना होगा, तो यहाँ पर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कॉइल का देखा जाएगा. दैट एंगल विल बी इक्वल टू अल्फा. बुक के अकॉर्डिंग, मेरी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं तो लिखूंगा थीटा. अब जब किसी एंगल पे आप आ जाते हैं ना, स्पेसिफिक एंगल पे, फिर फोर्स और उसका इफेक्टिव कंपोनेंट यूज़ होता है. और टॉर्क के केस में आप जानते हैं अच्छे से, फोर्स जिस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होती है आपने वो यूज़ करना होता है. अगर मैं ये कह दूं कि ये वाला जो टॉर्क का ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ है ए, ये पूरी लेंथ में अगर इसको ए नाम दे दूं तो हमारे पास फॉर्मूला जो कंपोनेंट बनेगी वो कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे? ये कंपोनेंट बनेगा वाई कंपोनेंट, एक बनेगा ये एक्स कंपोनेंट, ये होगा ए कॉस थीटा. जबकि ये वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा? दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा. फोर्स की डायरेक्शन देखें,
तो फोर्स जब हम कॉइल को ऊपर से देखेंगे ना तो ये साइड इनवर्ड है, ये साइड किधर है, आउटवर्ड। तो हमें ये फोर्स यहाँ पर कुछ यूँ नज़र आएगी। यहाँ पर अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन देखूँ तो ये डायरेक्शन मुझे कुछ यूँ नज़र आएगी, फोर्स अपवर्ड होगी। यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पर मुझे फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो फोर्स इनवर्ड है, यहाँ से आपको अपवर्ड, यहाँ पर आपको डाउनवर्ड शो होगी। ठीक हो गया? तो फोर्स और टॉर्क के केस में फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान में कितना एंगल पिक किया जाता है, 90 वाला कंपोनेंट पिक किया जाता है। तो हम कौन सा कंपोनेंट पिक करेंगे, कॉस थीटा वाला। सो जब हम टॉर्क लिखेंगे तो हम टॉर्क को लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई बी ए कॉज ऑफ एंगल थीटा। बुक पे एल्फ है, तो बच्चों यहाँ पर आपने पुट कर दिया कॉस थीटा, क्योंकि हमने वो कंपोनेंट पिक करना होता है जो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। सो ये था जी हमारा टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। और जब ये कॉइल के ऊपर टॉर्क एक्ट करता है, इट एक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कपल। ये कपल की फॉर्म में टॉर्क एक्ट करता है। तो क्यों? क्योंकि दो फोर्सेज हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो दो फोर्सेज मिलकर क्या बनाती हैं, कपल बनाती हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना, तो अटेम्प्ट करते वक्त आपने सबसे पहले टॉर्क को डिफ़ाइन करें, फिर इस पूरे के पूरे सेटअप को ड्रॉ करें, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखें और सारे के सारे फैक्टर्स, फोर्स उसको एक्सप्लेन करें। 2ILB क्यों लिखते हैं, इन दोनों साइड्स पर फोर्स 0 क्यों है, वो पैरेलल है मैंने बताया। फिर आप ये पूरा प्रूफ लिखें और फिर आपने इसको कंप्लीट करना है। ये टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अगला टॉपिक है ना हमारा गैल्वेनोमीटर, उसके अंदर इसने यूज़ होना है। मतलब गैल्वेनोमीटर इसी की एप्लीकेशन है। तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड कीजिएगा ताकि वहाँ पर सॉल्व करने में हमें आसानी हो। अल्लाह हाफ़िज़।